नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस एमएलए ने की बड़ी अपील, देश भर के सांसदों से की इस्तीफे की मांग। ये आपको बता दें कि झारखंड के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने राहुल गांधी का समर्थन जताने के लिए देश के तमाम विपक्षी और कांग्रेस पार्टी के सांसदों से इस्तीफे की पेशकश की है। पार्टी महासचिवा सह झारखंड प्रभारी भी इरफान के बयान से इत्तेफाक रखते हैं। उन्होंने कहा कि जब लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो सांसद रहने का क्या फायदा। झारखंड के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने राहुल गांधी का खुला समर्थन जताने के लिए देश के तमाम विपक्षी और कांग्रेस पार्टी के सांसदों से सामूहिक इस्तीफा देने की पेशकश की है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली विधानसभा में पारित हुआ विश्वास प्रस्ताव। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, बोले ईडी और सीबीआई हमें हिला नहीं सकती। ये आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सदन में अपने भाषण के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने जनतंत्र को कुचलने का काम किया है। भाजपा ने हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया था। इसके लिए 14 विधायकों की जरूरत होती है और इनके पास में 8 विधायक हैं। मैंने अपने विधायकों से बात की तो पता चला कि धमकियां तो बहुत आ रही हैं। जैसे सत्येंद्र जैन को जेल भेजा और मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करवाया, वैसी धमकियां दी गई। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारे 62 विधायक हैं, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन हमारे साथ मौजूद नहीं हैं और कुछ विधायक दिल्ली से बाहर गए हुए हैं। फिर भी आम आदमी पार्टी के 56 विधायक सदन में मौजूद हैं और इन विधायकों को ईडी और सीबीआई हिला नहीं सकती। हम डेमोक्रेसी में यकीन करने वाले लोग हैं। दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सदन में आगे कहा कि बीजेपी वालों ने साल 2017 में तैयारी की थी कि हमारी सरकार को गिरा देंगे, 21 विधायकों को डिस्क्वालीफाइड कर देंगे, बाकी को तोड़ देंगे और सरकार बना लेंगे। मेरी समझ के बाहर था कि ये सरकार कैसे गिराएंगे। पत्रकार कहते थे कि अमित शाह लगे हुए हैं, सरकार गिरा देंगे। वैसे हमारे विधायकों का रेट 25 लगा रखा है और उनके विधायकों का रेट 50 लगा रखा है। थोड़ी बहुत शर्म बाकी हो तो अब आगे कोशिश मत करना। केजरीवाल ने कहा कि ये आम आदमी पार्टी है, ये भगत सिंह के चेले हैं, फांसी चढ़ जाते हैं लेकिन देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी का एक एक विधायक हीरा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पीएम मोदी के उस बयान पर भी रिएक्ट किया जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि भाजपा ने सभी भ्रष्टाचारियों को एक मंच पर इकट्ठा कर दिया है। इस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईडी और सीबीआई वालों ने सारे भ्रष्टाचारियों को इनकी पार्टी में इकट्ठा कर दिया। अरविंद केजरीवाल बोले कि देश के जितने भी लुच्चे लफंगे चोर हैं वो सब बीजेपी पार्टी में हैं। केजरीवाल ने कहा कि समय जरूर बदलता है, आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं लेकिन हमेशा तो नहीं रहेंगे, कल तो जाएंगे ही जाएंगे। जब मोदी जी जाएंगे तो भारत खुद भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी एक ही कमरे में होंगे। जिस दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो बीजेपी के सारे नेताओं को जेल में डाल देंगे और देश अपने आप भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक चुनाव के साथ 4 राज्यों में भी होंगे उपचुनाव। 1 लोकसभा 4 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने बुधवार को घोषणा की है कि 10 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने 4 राज्यों की 1 लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर भी इसी दिन उपचुनाव कराने का ऐलान किया है। वहीं सभी जगहों पर मतगणना 13 मई को होगी। दरअसल कांग्रेस सांसद संतोष सिंह चौधरी की इस साल जनवरी में भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी, जिसके चलते जालंधर लोकसभा सीट खाली हो गई थी। इसके अलावा उड़ीसा में झारसुगुड़ा विधानसभा सीट के लिए भी उपचुनाव की घोषणा की गई है। यह सीट इस साल जनवरी में एक पुलिस अधिकारी द्वारा गोली मारकर नबा किशोर दास की मौत के कारण खाली हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य ठहराया गया है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के रामपुर की स्वार टांडा विधानसभा सीट खाली हुई है। तीसरी विधानसभा सीट अपना दल के मौजूदा विधायक राहुल प्रकाश कौल के कैंसर के कारण निधन के कारण खाली हुई है। वो उत्तर प्रदेश 96 सीट से विधायक थे। इसके अलावा मेघालय की सोइयोंग विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा, जहां पर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के एक उम्मीदवार के निधन के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया था। आपको बता दें कि 10 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के साथ ही 4 राज्यों की 1 लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। चुनाव आयोग ने बुधवार को इसकी घोषणा की है। सभी जगहों पर मतगणना 13 मई को होगी। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की संसदीय छिनने से खाली हुई वायनाड सीट पर कब होगा उपचुनाव। चुनाव आयोग ने कर दिया बड़ा खुलासा। यह आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म होने के बाद वायनाड सीट पर सबकी निगाहें टिकी हैं। चुनाव आयोग ने जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया तो सभी को इस बात का भी इंतजार था कि वायनाड उपचुनाव के लिए भी तारीखों की घोषणा की जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। मुख्य चुनाव आयोग से जब इसके बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पास में सदस्यता जाने की तारीख के बाद
बाद 30 दिनों का समय है, वो इसे चुनौती दे सकते हैं। वहीं चुनाव आयोग के पास में खाली सीटों पर उपचुनाव करवाने के लिए 6 महीने का समय होता है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग राजनीति में नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव आयोग के पास में वायनाड सीट पर उपचुनाव करवाने के लिए 6 महीने का समय है। राहुल गांधी को ट्रायल कोर्ट ने फैसले की चुनौती देने के लिए 30 दिन का समय दिया है। ऐसे में हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के फैसले का कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है। पार्टी ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया, तो वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी के द्वारा दिए गए बयान को ओबीसी समुदाय का अपमान बताया। आपको बता दें कि बीते शनिवार को राहुल गांधी ने कहा था कि वो माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे द्वारा गौतम अडानी को लेकर दिए गए भाषण से डर गए हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसी कार्रवाई करवाई है। अगली बड़ी खबर, यदि अदालत गए तो राहुल गांधी को भी मोहम्मद फैजल की तरह वापस मिल सकती है सांसदी। ये आपको बता दें कि लक्षद्वीप से लोकसभा सदस्य मोहम्मद फैजल की सांसदी को बहाल कर दिया गया है। उन्हें हत्या के प्रयास के मामले में निचली अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसके चलते उनकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से चली गई थी। इसके बाद फैजल ने केरल हाई कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसने 10 साल कैद की सजा पर रोक लगा दी। 25 जनवरी को ही हाई कोर्ट का आदेश आ गया था, जिस पर विचार करते हुए लोकसभा सचिवालय ने बुधवार को उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी। लक्षद्वीप लोकसभा सीट पर तो चुनाव आयोग ने उपचुनाव कराने की भी अधिसूचना जारी कर दी थी, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद फैजल को राहत मिल गई। अब फैजल की सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी के मामले की उनसे तुलना की जा रही है। कानूनी जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी भी यदि अपीलीय अदालत या फिर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं और वहां से सजा पर रोक लग जाती है, तो उनकी सांसदी फिर से बहाल हो जाएगी। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी सजा को देंगे चुनौती, कांग्रेस पार्टी ने तैयार कर ली याचिका, 1 से 2 दिन में होगी दायर। यह आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि के मामले में सूरत की एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने और 2 साल की सजा सुनाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका तैयार है तथा इसे बहुत जल्द दायर कर दिया जाएगा। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी। कांग्रेस के शीर्ष विधि सलाहकार पुनर्विचार याचिका पर काम कर रहे हैं तथा इसे सूरत की सत्र अदालत में अगले 1 से 2 दिन में पेश कर दिया जाएगा। कांग्रेस ने कहा कि वो इस लड़ाई को कानूनी और राजनीतिक रूप से लड़ेगी। उधर निर्वाचन आयोग ने बुधवार को कहा कि केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा को लेकर वो जल्दी में नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी को अदालत ने अपील करने के लिए 30 दिनों का समय दिया है। आपको बता दें कि अब राहुल गांधी अपनी सजा को खुली चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने याचिका बनाकर तैयार कर ली है और 1 से 2 दिन में अब सूरत की सत्र अदालत में इसे पेश कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, सांसदी छिनने के बाद पहली बार संसद भवन पहुंचे राहुल गांधी, मीडिया से नहीं की बात। यह आपको बता दें कि लोकसभा की सदस्यता छिनने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार को पहली बार संसद भवन पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस संसदीय दल के कार्यालय का दौरा किया। यहां वो करीब 20 मिनट तक रुके। इसके बाद उन्होंने संजय राउत और अपनी पार्टी के कुछ अन्य नेताओं से मुलाकात की। बाद में वो अपनी मां और कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी के साथ में वहां से घर के लिए निकल गए। राहुल गांधी ने इस दौरान मीडिया से कोई भी बात नहीं की। अगली बड़ी खबर, अशोक गहलोत के मंत्री के बेटे का राहुल गांधी पर जोरदार हमला, कहा एक और तुगलक के बाहर निकलने का समय आ गया। यह आपको बता दें कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध सिंह अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहे हैं। पिछले कुछ समय से अनिरुद्ध ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को निशाने पर ले रखा है। वहीं अब एक बार फिर उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा है। उन्होंने राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता खत्म होने के बाद बंगला खाली करने को लेकर निशाना साधा है। दरअसल अनिरुद्ध सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि तुगलक लेन से एक और तुगलक के बाहर निकलने का समय आ गया है। अनिरुद्ध के इस बयान ने एक बार फिर से राजस्थान की सियासत में बड़ी हलचल पैदा कर दी है। वहीं सोशल मीडिया पर भी अनिरुद्ध के इस बयान को लेकर यूजर्स अपने अपने रिएक्शन दे रहे हैं। अगली बड़ी खबर, अब बड़े जन आंदोलन की तैयारी में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी के मुद्दे पर कुमारी शैलजा ने दिया बड़ा बयान। यह आपको बता दें कि लोकसभा से कांग्रेस की सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस के कार्यकर्ता देश भर में हंगामा कर रहे हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार पर विपक्ष को दबाने का आरोप लगा रहे हैं। इसी मुद्दे पर अब कांग्रेस देश भर में जनता के बीच में जाने की रणनीति बना रही है। इसी कड़ी में देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर राहुल गांधी को एक साजिश के तहत लोकसभा से निकालने का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि दरअसल बुधवार को छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने प्रदेश कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान छत्तीसगढ़ सरकार के कई मंत्री और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी मौजूद थे। कुमारी शैलजा ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी के मामले में कोर्ट के फैसले के बाद जिस जल्दबाजी से उनकी सदस्यता रद्द की गई है, इसमें बड़ा षड्यंत्र नजर आ रहा है। उन पर कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा ने मीडिया से कहा कि कांग्रेस
कांग्रेस सड़क से लेकर संसद और कोर्ट तक की लड़ाई लड़ेगी। हम जनता के बीच में इस मुद्दे को लेकर जाएंगे, हमारा संघर्ष जारी रहेगा, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। सैलजा ने आगे कहा कि कानूनी कार्रवाई पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, कानूनी लड़ाई हम अदालत में लड़ेंगे। अगली बड़ी खबर, विपक्षी एकता को लेकर सलमान खुर्शीद का बड़ा ऐलान, बोले बड़े भाई की भूमिका नहीं निभाना चाहती कांग्रेस पार्टी। यह आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि उनकी पार्टी किसी भी पार्टी के बड़े भाई की भूमिका निभाना नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि बड़ी चुनौती के खिलाफ सामूहिक लड़ाई का कांग्रेस पार्टी आह्वान करती है। सलमान खुर्शीद ने जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह विपक्षी दलों के सामूहिक नेतृत्व को तय करना है कि किसे क्या जिम्मेदारी दी जाए। मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के मुद्दे पर बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन में सलमान खुर्शीद ने कहा कि हम किसी के बड़े भाई की भूमिका निभाना नहीं चाहते, सामूहिक प्रयास किया जाना चाहिए, सभी को एक साथ आना चाहिए और सभी नेताओं को यह तय करना चाहिए कि किसे क्या जिम्मेदारी या अधिकार दिए जाएं। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सभी नेताओं को बुलाया और लगभग सभी आए। कई ऐसे नेता जो पहले कुछ नहीं कह रहे थे, उन्होंने इस प्रकरण पर राहुल गांधी का खुलकर समर्थन किया है, इसीलिए हमें उम्मीद है कि इसे जल्द ही आगे बढ़ाया जाएगा और हम सभी इसे आगे बढ़ाएंगे। पूर्व केंद्रीय विदेश मंत्री ने कहा कि विपक्षी दल एकता की आवश्यकता को लेकर एकमत हैं और कांग्रेस को उम्मीद है कि प्रयास रंग लाएंगे। उन्होंने कहा कि हर कोई जमीनी हकीकत देखेगा और पता लगाएगा कि किसकी कितनी उपयोगिता है। इस पर चर्चा हम सभी के एक साथ बैठने पर ही की जा सकती है। सभी एकमत हैं कि हम सभी को इस बड़ी चुनौती से लड़ने के लिए एकजुट होना होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि एकता कायम होगी। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में चुनाव की घोषणा होते ही बीजेपी और कांग्रेस ने कर दिया बड़ा दावा, कहा पूर्ण बहुमत की बनाएंगे सरकार। यह आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव का आधिकारिक बिगुल बज चुका है। प्रदेश में बीजेपी के सामने कुर्सी बचाने की चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस इस बार सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। चुनाव का ऐलान होते ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से दावों का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री बसवराज बम्बई ने कहा कि बीजेपी एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ में वापसी करेगी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से तैयार है और इस बार कर्नाटक की जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। चुनाव का ऐलान होने के बाद मुख्यमंत्री बसवराज बम्बई ने कहा कि चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को नतीजे आएंगे। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी हमेशा से तैयार रहने वाली पार्टी है और हम चुनाव के लिए तैयार हैं। बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ में सत्ता में वापसी करने जा रही है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि कर्नाटक चुनाव में इस बार कांग्रेस पार्टी जीतेगी और राज्य में सरकार बनाएगी। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के खिलाफ जनता में गुस्सा है और यही वजह है कि मोदी सरकार के सभी शीर्ष मंत्री राज्य का दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों कर्नाटक चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता राज्य का दौरा करेंगे। वहीं डीके शिव कुमार ने ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि हम अपने दम पर जीतेंगे, हमें गठबंधन की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि राहुल गांधी भी 5 अप्रैल को कर्नाटक का दौरा करने वाले हैं। अगली बड़ी खबर, टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने पीएम मोदी पर बोला जोरदार हमला, कहा राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया जा सकता है तो पीएम मोदी को क्यों नहीं। ये आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। अभिषेक बनर्जी ने बंगाल में एक जनसभा के दौरान केंद्र सरकार से कहा कि हमारे लोगों के पैसे दीजिए, नहीं तो मैं जिद्दी लड़का हूं, अकेले जाना हुआ तो भी जाऊंगा, लोगों को संगठित करके ले जाऊंगा, दिल्ली को अचल करके दिखाऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बंगाल की लड़ाई हम दिल्ली तक ले जाएंगे। आज का ये विरोध प्रदर्शन बंगाल से दिल्ली में किया जाएगा। केंद्र सरकार आवास योजना से लेकर ग्रामीण सड़क योजना का पैसा नहीं दे रही। नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के पहले बंगाल से कहा था कि लोगों को दोनों हाथ में हम लड्डू देंगे, लेकिन अब हम दोनों हाथ खाली लेकर घूम रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने सवाल किया कि अगर राहुल गांधी को एक समुदाय के बारे में उनकी टिप्पणी के लिए लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है तो महिलाओं की भावनाओं को आहत करने के लिए इसी तरीके की कार्रवाई प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ क्यों नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के खिलाफ तंज करके प्रधानमंत्री ने महिलाओं की भावनाओं को आहत किया है। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी के बयान का समर्थन नहीं करता, लेकिन उनको लोकसभा से अयोग्य ठहराए जाने की निंदा करता हूं। ऐसे में वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दीदी ओ दीदी के तंज से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की खिल्ली उड़ाकर महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए
प्रधानमंत्री को अयोग्य क्यों नहीं ठहराया जाए। हम मांग करते हैं कि उस मामले की भी कार्रवाई की जाए। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बंगाल में राज्य के लोगों को प्रधानमंत्री के नाम से घर क्यों मिलेगा। अंग्रेज भी यही सोचते थे कि हम हमेशा राज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली के दानव के सामने हम बंगाल के लोग सिर नहीं झुकाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी अडानी के पैसे से मौज कर रही है, यह जनता का पैसा है। अगली बड़ी खबर, मंच पर वॉशिंग मशीन के साथ दिखी ममता बनर्जी, काला कपड़ा डाला और सफेद निकाला। बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, बोली जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री आवास पर भी दूंगी धरना। यह आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने वॉशिंग मशीन वाला प्रदर्शन किया। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की ओर से तैयार किए गए मंच पर एक प्रतीकात्मक वॉशिंग मशीन लगाई गई। इसे बीजेपी की वॉशिंग मशीन बताया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसमें काले कपड़े डाले और सफेद निकाले। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की ओर से तंज कसा गया कि बीजेपी शासन में केंद्रीय एजेंसियों के जरिए विपक्ष को परेशान किया जाता है, लेकिन जैसे ही कोई विपक्षी नेता बीजेपी में शामिल हो जाता है तो वो निर्दोष हो जाता है। टीएमसी की ओर से इस प्रदर्शन का वीडियो भी ट्वीट किया गया है। इसमें बताया गया है कि यही है बीजेपी की वॉशिंग मशीन का जादू। वहीं प्रदर्शन के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं की ओर से वॉशिंग मशीन भाजपा के नारे लगाए गए। आपको बता दें कि अन्य रिपोर्ट्स के मुताबिक बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी नीति केंद्र सरकार के खिलाफ 2 दिवसीय धरने का आयोजन किया है। धरना शुरू करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी वॉशिंग मशीन बन गई है, चोरों और लुटेरों की लिस्ट निकालो, वे सभी वहां बीजेपी में बैठे हैं। मुझे संविधान के बारे में उनके प्रवचन सुनने हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे धरना देने का पूरा अधिकार है, यदि जरूरत पड़ी तो मैं प्रधानमंत्री आवास पर भी धरने पर बैठूंगी। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कर दिया बड़ा ऐलान। कहा कर्नाटक चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी बीजेपी। आरक्षण पर राजनीति कर रही कांग्रेस पार्टी। यह आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राइजिंग इंडिया सम्मेलन 2023 में कहा कि यहां इस बात को लेकर कोई भ्रम नहीं है कि भाजपा कर्नाटक चुनाव 2023 बहुमत से जीतेगी और लोगों ने बॉम्बे सरकार की आरक्षण नीति को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि कर्नाटक में भाजपा पूर्ण और स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगी। राज्यों में पीएम मोदी का प्रभाव बहुत मजबूत है। पूर्वोत्तर के चुनावों ने दिखा दिया है कि भाजपा के पास में लोगों का जनादेश है। आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि त्रिपुरा में लगातार बीजेपी जीती है, नागालैंड में हमें जीत मिली है, कर्नाटक में मोदी की ब्रांड वैल्यू और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा और वर्तमान मुख्यमंत्री बसवराज बॉम्बे के काम को पसंद किया जा रहा है। आरक्षण को लेकर राजनीति पर कांग्रेस को घेरते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण भारत की आरक्षण नीति अलग है और कांग्रेस छिप छिप कर इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस के आरोप पर कि कर्नाटक चुनाव को ध्यान में रखकर राहुल गांधी पर कार्रवाई की गई है, इस पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राहुल गांधी के निष्कासन का फैसला 13 मई को हो जाएगा। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी द्वारा चलाए जाने वाले कैंपेन के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने ओबीसी समाज का अपमान किया था, क्योंकि यह अपराध है, इसीलिए उन पर मुकदमा हुआ था। कांग्रेस परिवार की राजनीति करती है, भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर नहीं हुआ है और ना ही आगे होने वाला है। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में इस बार बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। ओपिनियन पोल में हुआ बड़ा खुलासा। यह आपको बता दें कि एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल में कर्नाटक में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को 115 से 127 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को 68 से 80 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि जेडीएस को 23 से 35 सीटें मिलती दिख रही हैं। अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। इस तरीके से देखा जाए तो कर्नाटक में इस बार कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। आपका क्या मानना है, इस बार कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने में सफल होगी या नहीं? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।